नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को चार्ल्स लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि आंसर क्या क्या आता है। जो पहला क्वेश्चन है वो है 15 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन 360 मिलीलीटर है। यदि दबाव स्थिर रखा जाए तो किस ताप पर उस गैस का आयतन 320 मिलीलीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है वो T1 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और गैस का आयतन 360 मिलीलीटर V1 360 दिया हुआ है। यदि दबाव को स्थिर रखा जाए, दबाव स्थिर है यानी कि ये चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन है, तो किस ताप पर उस गैस का आयतन 320 मिलीलीटर हो जाएगा। V2 यहाँ पर 320 मिलीलीटर दिया गया है और हम लोग को टेम्परेचर T2 कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। जो जो दिया गया है वैल्यूज़ उसको पहले हम लोग लिखेंगे। T1 15 डिग्री सेल्सियस और मैंने बोला था कि टेम्परेचर सेल्सियस में दिया होगा तो उसको पहले हम लोग केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो 15 + 273 = 288 केल्विन और V1 360 मिलीलीटर, V2 320 मिलीलीटर और T2 हम लोग को कैलकुलेट करना है क्वेश्चन मार्क। तो चार्ल्स के फॉर्मूले के अनुसार V1/T1 = V2/T2 और जो जो ऊपर वैल्यूज़ दिया गया है उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे और यहाँ से T2 का मान सिंपल कैलकुलेशन कर कर निकालेंगे जो आएगा 256 केल्विन। अब मैंने कहा था कि लास्ट में केल्विन में आंसर आएगा तो उसको हम लोग -273 कर कर सेल्सियस में बदल लेंगे। तो यहाँ पर 256 को -273 करने पर आंसर आएगा -17 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस पर 360 सेंटीमीटर क्यूब है। किस तापक्रम पर गैस का आयतन बदलकर 480 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा जब दबाव को स्थिर रखा जाए। यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है वो टेम्परेचर T1 दिया हुआ है और 360 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम V1 दिया गया है। किस तापक्रम पर गैस का आयतन बदलकर 480 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। V2 480 दिया हुआ है और हम लोग को टेम्परेचर T2 कैलकुलेट करना है और यहाँ पर दबाव स्थिर रखा गया है यानी कि ये चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जो यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 288 केल्विन और V1 360 सेंटीमीटर क्यूब और V2 480 सेंटीमीटर क्यूब और T2 हम लोग को कैलकुलेट करना है क्वेश्चन मार्क। तो चार्ल्स के फॉर्मूले के अनुसार V1/T1 = V2/T2 और जो वैल्यूज़ दिया गया है उसको हम लोग फॉर्मूले में पुट किए और यहाँ से हम लोग का केल्विन में आंसर आया 384 केल्विन और हम लोगों ने केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए -273 किया और आंसर आ गया 111 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब थे होमवर्क का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों का जो आंसर आया होगा करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक पर। आज का हमारा पहला टॉपिक है एनटीपी और एसटीपी पर दबाव तथा तापमान का मान। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर टेम्परेचर और जो दबाव होता है उसका मान क्या क्या होता है। जो तापमान का मान होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और जब हम लोग उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाता है 273 केल्विन। दबाव का मान होता है 1 atm या 1 वायुमंडल या हिंदी में बोलते हैं जैसे। और जब हम लोग इसको इस 1 atm का मतलब होता है 760 मिलीमीटर Hg और 760 को हम लोग सेंटीमीटर Hg में चेंज करते हैं तो 76 सेंटीमीटर Hg। ये हम लोग को तापमान का मान, दबाव का मान, जो जो भी मान है वो सबको वैल्यू को याद रखना होगा क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको हो सकता है दबाव का मान, तापमान का मान न दिया हो और बोल दिया हो कि एनटीपी पर एसटीपी पर दबाव है, तापमान है, तो आपको इस वैल्यू को वहाँ पर डालना होगा। गैस का मोलर आयतन का मान है 22.4 लीटर प्रति मोल। मोलर आयतन क्या होता है। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार गैसों के आयतन एवं इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या का अनुपात एक नियत कांस्टेंट अंक होता है जिसे मोलर आयतन या मोलर वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पर जो Vm है इसे ही हम लोग मोलर आयतन कहते हैं। Vm को हम लोग मोलर आयतन से डिनोट करते हैं और जो V है वो है गैस का आयतन और N का मतलब है गैस के आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो जो गैस का आयतन है
और जो अणुओं की संख्या है, दोनों के अनुपात को ही हम लोग मोलर आयतन कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है, चलिए एक बार देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक बॉक्स लिया, एक कंटेनर लिया जिसमें कुछ भी नहीं है, एकदम खाली बॉक्स है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसमें बाहर से नाइट्रोजन गैस पूरी तरह भर दिया। नाइट्रोजन गैस पूरी तरह भर दिया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने देखा कि जो नाइट्रोजन है उसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन उसने घेरा है, वो था 10 मिलीलीटर। जब नाइट्रोजन ने 10 मिलीलीटर आयतन घेरा था तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या क्या थी, 1,00,000। हम लोगों ने देखा कि उसमें उपस्थित अणुओं की जो संख्या थी वो थी 1,00,000। अब हम लोगों ने क्या किया कि उस बॉक्स को फिर से खाली कर दिया, बॉक्स को पूरी तरह खाली कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, बाहर से उसमें ऑक्सीजन गैस डाल दिया। ऑक्सीजन गैस डाल दिया तो वो भी सेम कंटेनर था, तो आयतन तो उतना ही घेरेगा, 10 मिलीलीटर। फिर हम लोगों ने देखा कि जो ऑक्सीजन में अणुओं की जो संख्या थी वो भी 1,00,000 ही थी, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ अणुओं की संख्या में। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर अलग अलग गैसेस अगर सेम आयतन घेरे, समान आयतन घेरे, तो उनमें उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। एक और एग्जांपल से इसे हम लोग समझते हैं। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार टेम्परेचर और प्रेशर को समान होना पड़ेगा या कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर ये कंडीशंस फॉलो होगा तब एवोगैड्रो का नियम कहता है कि मान लेते हैं कि 10 मिलीलीटर हाइड्रोजन में अणुओं की जो संख्या थी वो x थी। 10 मिलीलीटर हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या x थी। अब हम लोग 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी कि 10 मिलीलीटर तो आयतन को हम लोग डिनोट करते हैं, तो 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन को लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें जो अणुओं की संख्या है वो भी x है। फिर हम लोग 10 मिलीलीटर नाइट्रोजन को लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें भी अणुओं की जो संख्या है वो x ही है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन 10 मिलीलीटर पहले उसका आयतन था, अब हम लोग उसका आयतन को घटाकर 5 मिलीलीटर कर देते हैं, यानी कि हम लोग उसके आयतन को घटा दे रहे हैं, आधा कर दिया हम लोगों ने उसका आयतन को। तो उसमें जो अणुओं की संख्या थी वो भी आधी हो गई, यानी कि x/2। अब हम लोगों ने ऑक्सीजन में 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन लिया, पहले 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन था, अब हम लोगों ने ऑक्सीजन के आयतन को 5 मिलीलीटर कर दिया, आधा कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि जो अणुओं की संख्या थी वो भी आधी हो गई, x/2। तो इस नियम से हमें ये पता चलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी N। V जो है वो गैस का आयतन है और N का मतलब है अणुओं की संख्या, गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या, यानी कि V बढ़ेगा तो N भी बढ़ेगा और V घटेगा तो N भी घटेगा। तो इस नियम के स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। समान ताप और दबाव पर जब ये दो कंडीशन होगा, जब टेम्परेचर और दबाव जब समान होगा तो सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लोग ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको भी लिख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी N, और जब हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसे हम लोग Vm से डिनोट करते हैं। Vm का मतलब है मोलर आयतन, जिसका मान 22.4 लीटर पर मोल होता है। इसके बाद ये फॉर्मूले को आप लोग अच्छी तरह याद रखना होगा, हो सकता है इस पर न्यूमेरिकल आ जाए। V1/N1 इक्वल्स टू V2/N2। यहाँ पर V1 का मतलब है गैस का आरंभिक आयतन और V2 का मतलब है गैस का अंतिम आयतन, और N1 का मतलब है जब गैस का आयतन V1 था तब उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या N1 थी, और जब गैस का आयतन V2 था तब उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या N2 थी। इसके बाद जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आदर्श गैस एवोगैड्रो के नियम को ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में पूर्ण रूप से पालन करती है, और जो रियल गैस है, वास्तविक गैस है, इस नियम को, एवोगैड्रो के नियम को केवल उच्च ताप और कम दाब पर की परिस्थितियों में ही पालन करती है। इस दो पॉइंट को अच्छी तरह याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है गै-लुसाक का नियम। गै-लुसाक का नियम कहता है कि जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करती है तो उनकी अभिकारी क्रियाकारक
आयतनों और अभिक्रिया क्रियाफल में बने गैसीय पदार्थों के आयतनों में सरल अनुपात होता है। ध्यान रहे ये नियम केवल गैस के लिए ही आधारित है, केवल गैस के लिए। ये नियम कहता है कि उनमें परस्पर अभिक्रिया करती है, तो यानी कि जब गैसें रिएक्शन करती है तो गैस जब रिएक्शन करती है तो जो प्रोडक्ट बनता है, यानी कि रिएक्शन होने के बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है वो भी एक गैस ही होता है। और तो उनके अभिकारी क्रियाकारक का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो क्रियाकारक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया कर रही है। और अभिक्रिया का मतलब है यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्शन कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे यहाँ पर HCl, इसको बोलते हैं हम लोग अभिक्रिया। तो इस नियम के अनुसार क्रियाकारक और अभिक्रिया का जो अनुपात होता है, आयतन का अनुपात, वो सरल अनुपात होता है। यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ पर एक आयतन हाइड्रोजन लिया गया है, यहाँ पर एक आयतन क्लोरीन लिया गया है, तो यहाँ पर 2 आयतन का HCl यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर जो रेशियो है आयतन का वो बहुत ही सरल अनुपात है, एक सिंपल रेशियो है जो है 1:1:2। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। शुष्क वायु तथा जलीय वायु में कौन हल्का है? जलीय वायु शुष्क वायु से हल्का होता है क्योंकि शुष्क वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्प घनत्व क्रमशः 14, 16 और 21 होता है। जलीय वायु में इन गैसों के अलावा जलवाष्प होता है जिसका वाष्प घनत्व 9 होता है, जो बहुत कम होने के कारण जलीय वायु शुष्क वायु से हल्का होता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद रखेंगे, आंसर को कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट है वो है 1 मोल। 1 मोल बेसिकली एक नंबर है, जो नंबर है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर ये जो साइन है एरो की तरह, इसका मतलब है कि 23 जो है वो 10 का पावर है। 1 मोल बेसिकली एक नंबर है जो है 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 1 मोल एटम है तो मेरे पास कितने एटम हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हुए। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 1 मोल किताबें हैं तो मेरे पास कितने किताबें हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 किताबें हैं। तो 1 मोल बेसिकली एक नंबर है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।